हेलो लर्नर्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, इट्स कॉजेज, इफेक्ट्स एंड मेजर्स पार्ट 2। इसे पार्ट 2 इसलिए बोला है क्योंकि इसके पार्ट 1 में हमने इसका किया था मीनिंग, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर हम बात करें कि इन्फ्लेशन के कारणों की, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्फ्लेशन होता क्या है। वैसे तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि इन्फ्लेशन क्या है। मुद्रास्फीति हम जिसे बोलते हैं। जनरली जो प्राइसेस हैं वो लगातार इंक्रीज होते हैं व्हेन देयर इज अ परसिस्टेंट राइज इन जर्नल प्राइस लेवल, कि जब प्राइस लेवल आपका लगातार इंक्रीज होता रहा है, जनरल इंक्रीज होता रहता है, तो उसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो इसके हमने कारण किए थे डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति सिद्धांत, और एक हमने किया था लागत प्रेरित। तो अब हम इसके कर रहे हैं कारण। जो इसके कारण हैं वो क्या है? जो इन्फ्लेशन है वो दो वजह से होता है, एक डिमांड बढ़ने की वजह से और एक कॉस्ट बढ़ने की वजह से। तो व्हेन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई एंड कॉस्ट राइजेस देन इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस। तो जो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन है उसको हम दो तरह से रिलेट करते हैं, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष। तो सबसे पहले हम करते हैं कि डिमांड साइड क्या है। तो डिमांड साइड क्या है कि जब हमारी जो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं उसके लिए हमारी डिमांड फॉर मनी इंक्रीज होती है। और वो क्यों डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है? डिमांड बढ़ेगी तो उसके कारण प्राइसेस भी बढ़ना शुरू होते हैं। तो उसके क्या रीजन है डिमांड साइड के? तो सबसे पहला है इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो सार्वजनिक व्यय है अगर वो बढ़ता है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो सरकार खर्चा करती है। तो अगर कोई सरकार खर्चा करती है, कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई नई प्लान के लिए कोई भी डेवलपमेंट प्लानिंग करती है, कुछ भी करती है, तो उससे देश की परचेजिंग पावर बढ़ती है। तो जितने भी लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर, जो भी वहां पर काम कर रहे हैं उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। परचेजिंग पावर बढ़ने से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने के बाद फिर प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर सार्वजनिक खर्चा होता है, सरकार किसी तरह का कोई नया एक्सपेंडिचर करती है, तो उससे मांग बढ़ती है। नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है घाटे की वित्त व्यवस्था। कि देखिए, जब सरकार अपने डेफिसिट को कवर करने के लिए, अपने घाटे को कवर करने के लिए नए नोट छापती है, और इससे जो मॉनेटरी इनकम है वो इंक्रीज होती है पीपल्स की, और मॉनेटरी इनकम इंक्रीज होने के कारण लेकिन प्रोडक्शन उतना इंक्रीज नहीं होता जितनी की लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, जिससे कि वो डिमांड करते हैं, डिमांड करने से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जो खर्च करने योग्य आय, जो टैक्सेस लेस करने से होती है। तो अगर देश में लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर्स की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे। डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। इनकम बढ़ने से डिमांड ज्यादा करेंगे, और जब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा डिमांड की जाएंगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ब्लैक मनी, काला धन। जो ब्लैक मनी है वो कौन सा धन होता है? जो टैक्स चोरी करने से लोग कमाते हैं। तो जब भी ब्लैक मनी लोगों के पास होती है तो वो क्या करते हैं? उसको लग्जरीज में उसको खर्च करते हैं। लग्जरीज में खर्च करने के कारण ही प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स वो डिमांड ज्यादा करते हैं, डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेंगे। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर किसी भी तरह की नई इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो नई इन्वेस्टमेंट क्यों करती है? कि प्रॉफिट्स बढ़ने की उम्मीद है। फर्म्स अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती हैं। कैपिटल फॉर्मेशन होता है। जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से फिर प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। रिडक्शन इन टैक्सेस। अगर सरकार किसी टैक्सेस में कमी कर देती है तो उससे लोगों की मॉनेटरी इनकम बढ़ती है, रियल इनकम भी बढ़ती है। इट मीन्स परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो इट मीन्स वो ज्यादा डिमांड करते हैं और डिमांड करने से प्राइसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेस पब्लिक बोरिंग्स। लेस पब्लिक बोरिंग्स का मतलब क्या है? कि सरकार जब लोगों से उधार कम लेती है, लोगों से उधार कैसे लगती है? कि सरकार अपने बॉन्ड्स इशू करती है, सरकार अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट के प्लान्स लोगों के लिए, पब्लिक के लिए इशू करती है और लोगों से परचेज कर लेते हैं।
अगर सरकार लेस पब्लिक बोरिंग्स इशू करती है या फिर वो पुराने जो लोन उसके पास थे, पुराने डेब्ट्स थे, उनको वापस कर देती है, तो लोगों के पास ज्यादा परचेजिंग पावर आएगी, ज्यादा धन आ जाएगा, धन आने से वो डिमांड करेंगे और डिमांड करने से प्राइसेस बढ़ेंगे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कहते कि जब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर होती है लेकिन आउटपुट कंट्री में उतना प्रोड्यूस नहीं होता, जिसके कारण गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी और फिर उससे प्राइसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। ऑब्वियसली जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारे तो फिर वो इनकम ज्यादा जनरेट होगी, इनकम ज्यादा जनरेट होगी तो उसके कारण प्राइसेस बढ़ेंगे। या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर गुड्स कमोडिटीज हैं उनका ज्यादा एक्सपोर्ट करने से हमारे पास वो इनकम ज्यादा जनरेट होगी, इनकम होने से इनकम से डिमांड लोग ज्यादा करेंगे और डिमांड करने से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर बहुत सारी वस्तुओं का बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो हमारे पास कम गुड्स रह जाएंगी, तो उसके लेकिन डिमांड एज यूजुअल बनी रहेगी, जिसके कारण प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो सारे डिमांड साइड के हमने पॉइंट्स किए, इन सभी पॉइंट्स में कॉमन चीज क्या थी कि जब लोगों के पास इनकम बढ़ती है वो डिमांड करते हैं, डिमांड करने से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो डिमांड साइड क्या है कि जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, इट मींस उनके पास जब इनकम आती है, इनकम आने से परचेजिंग पावर बढ़ेगी और परचेजिंग पावर के कारण ही प्राइसेस बढ़ते हैं। तो दिस इज डिमांड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है सप्लाई साइड। अब सप्लाई साइड का मतलब क्या है कि जब सप्लाई कम हो जाती है, प्रोपोर्शनेटली कम हो जाती है डिमांड से, कि लोग डिमांड ज्यादा करते हैं लेकिन सप्लाई उतनी नहीं होती, और या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस्ट बढ़ने के कारण सप्लाई कम हो जाती है। क्योंकि हमने एक फैक्टर किया था इन्फ्लेशन की, जो थ्योरी की थी वो थी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, जब लागतें बढ़ जाती हैं तो उसके कारण भी सप्लाई कम हो जाती है। तो सप्लाई साइड में हम क्या करेंगे कि कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण अर्थव्यवस्था में, देश में जब सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे, तो वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। तो फर्स्ट पॉइंट है लेस प्रोडक्शन, उत्पादन कम। तो किसी भी वजह से अगर देश में एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, अगर वो कम होता है, उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं कि कोई किसी भी तरह का नेचुरल क्लैमिटी आ गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी कम हो गई, किसी भी तरह का एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के भी डिस्प्यूट हो गया, या किसी प्रोडक्ट की किसी भी उसकी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जिसके कारण प्रोडक्शन अगर कम होता है तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से सप्लाई कम होती है, सप्लाई कम होने से प्राइसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। आर्टिफिशियल का मतलब कि जब जो जमाखोर होते हैं, होर्डर्स होते हैं और जो ज्यादा मुनाफा कमाने वाले होते हैं, अगर वो गुड्स को क्या कर लेते हैं, होर्ड कर लेते हैं, उनको जमा करके रख लेते हैं, तब भी आर्टिफिशियल स्कार्सिटी की मतलब कि कृत्रिम दुर्लभता दिखा दी कि उन वस्तुओं की सप्लाई है नहीं, सप्लाई नहीं होने से भी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कहते कि सरकार की कभी कोई ऐसी पॉलिसी जैसे कि सेल्स टैक्स ज्यादा हो गया, किसी तरह के कोई टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, किसी तरह के जो टैक्सेस बढ़ने के कारण कई बार जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सप्लाई कम कर देते हैं, या वो उन टैक्सेस को पे नहीं कर पाते, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ जाती है, सप्लाई फिर कम हो जाती है। सप्लाई कम होने से डिमांड एज यूजुअल बनी रहती है और उसके कारण जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन की अगर कोई कमी है, प्रोडक्शन कम होता है किसी वजह से, किसी भी वस्तु का, जैसे कि कुछ एक लास्ट ईयर हमारे पास क्या था कि जो तेल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ गई थी, सरसों के तेल की, या जो पाम ऑयल्स वगैरह हैं, किसी भी वजह से अगर फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाती है तो उसके प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कई बार कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं जिसके कारण स्ट्राइक, लॉकआउट होती है, तो इसके कारण सप्लाई में बाधा आती है, सप्लाई कम हो जाती है। टेक्निकल चेंजेस, कई बार कई न्यू इनोवेशन के कारण एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, और वो टेक्नोलॉजी चेंज होने में कुछ समय लगता है। जब तक वो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या नई टेक्निक को अडॉप्ट करने में, जिसके कारण कई बार सप्लाई कम हो जाती है। लैक ऑफ रॉ मटेरियल अगर कम है, या कहीं हमारे पास एब्रोड से आता है, बाहर से आता है, उसके कारण कई बार प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नेचुरल क्लैमिटी, जो नेचुरल क्लैमिटी है, किस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आ गई,
कोई भी फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया किसी भी तरह से, तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है। वार, युद्ध की जो स्थिति है वो भी, उसके कारण भी कई बार सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो हमें दूसरी गुड्स को बनाने में लगाने पड़ते हैं, डिफेंस के गुड्स को लगाने पड़ते हैं। तो जो हमारी जो हमारी वस्तुएं हैं, कंज्यूमर वस्तुएं हैं, उनके कारण प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इंटरनेशनल कॉजेस, अंतर्राष्ट्रीय कारण, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन के युद्ध के कारण बहुत सारी जो वस्तुएं जो वहां से हम इंपोर्ट करते थे उनके प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कई बार सरकार की नीति कुछ ऐसी होती है, रिस्ट्रिक्टिव होती है, कि वो अपनी सप्लाई को कम कर देती है, या फिर वो नई इंडस्ट्री सेटअप कर रही है। कुछ भी जो सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है या जिसके कारण डिमांड हमारी एज यूजुअल बनी रहती है, लेकिन प्राइसेस कम हो जाते हैं, कि सरकार ने कोई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जिसको अडॉप्ट करने में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अभी एकदम से अडॉप्ट नहीं कर पाते, सप्लाई वहां पर रिड्यूस हो सकती है। बॉटलनेक्स इन प्रोडक्शन, कई बार इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, कोयले की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, उसके कारण भी जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट, हमने सप्लाई साइड के पॉइंट्स किए। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो जो इन्फ्लेशन के प्रभाव हैं वो अलग अलग, पर जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं उसके जो प्रभाव हैं वो अलग अलग डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो डिफरेंट सेक्शंस है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट्स ऑन डेटर एंड क्रेडिटर्स, जो डेटर्स और क्रेडिटर्स है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण जो डेटर्स हैं, जो डेटर्स होते हैं जिन्होंने ऋण लिया है, वो उनको बेनिफिट होता है, और जो क्रेडिटर्स हैं उनको नुकसान होता है। देखो वो कैसे, फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को कोई पेमेंट दी है, 20,000 रुपए दिए हैं, जब वो 2 साल बाद उसको वापस करेगा तो उसकी जो परचेजिंग पावर है, उन 20,000 रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो जब भी इन्फ्लेशन होती है, प्राइसेस राइज होते हैं, तो जो हमारे पास डेटर्स हैं, लेने वाले हैं, ऋण लेने वाला है, उसको फायदा होता है, और जो क्रेडिटर्स हैं उसको नुकसान होता है। इफेक्ट्स ऑन इन्वेस्टर्स, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, 2 तरह की इनकम होती है। एक फिक्स्ड इनकम वालों को नुकसान होता है कि अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर जैसे डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स, तो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसके नुकसान होता है। और दूसरी तरह के लोग होते हैं जिनके पास शेयर्स हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज के, जिनके प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो उस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इसका फायदा होता है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से उनको अब प्रॉफिट मिलेगा। इफेक्ट ऑन फिक्स सैलरीज क्लास, जो फिक्स सैलरी क्लास होती है, जिनकी इनकम फिक्स्ड होती है, उनके ऊपर इन्फ्लेशन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है कि जो उनकी मनी इनकम है वो बढ़ती नहीं, लेकिन प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उनका खर्चा बढ़ जाता है। इफेक्ट्स ऑन प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको इसका फायदा होता है, उनको गेन होता है, क्योंकि अब वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलते हैं। इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चरिस्ट, जितने भी किसान लोग हैं उनके ऊपर भी इसका फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अब उनको उनके जो फसल है वो अधिक कीमतों में मिलेगी। हाउस होल्ड सेविंग्स पर इसका अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता, सेविंग्स कम हो जाती हैं। जैसे कि पहले खर्चा फॉर एग्जांपल 10,000 आता था, लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण खर्चा 5,000 है, तो जो सेविंग्स है वो हमारी कम हो जाती है। मिडिल क्लास फैमिली पे इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्फ्लेशन एंड प्रोडक्शन, जो इन्फ्लेशन है उसका प्रोडक्शन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि जब उनको पता है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स होने की ज्यादा उम्मीद है, तो वो क्या करते हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं। वो अलग चीज है कि सप्लाई कम हो सकती है किसी अन्य वजह से, लेकिन जो प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो मोर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, कई बार रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है उसको भी अधिक ले लेते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट,
एम्प्लॉयमेंट पर जो इसका इम्पैक्ट है, शुरुआती दौर में इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है कि प्राइस राइज हो रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेंगे, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसके कारण वो क्या करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट देंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन का उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो पीपल हैं उनकी इनकम कम हो जाती है और जो डिमांड है वो भी अधिक होती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो प्राइसेस बढ़ते हैं उसके कारण जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, जो हम वस्तुएं बाहर भेजते हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं और इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे इन्फ्लेशन का बैलेंस ऑफ पेमेंट पर अनफेवरेबल इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इफेक्ट ऑन पब्लिक डेब्ट, जो पब्लिक डेब्ट है, सरकार के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर कंप्लीशन की तरफ हो, कंप्लीशन का मतलब है कि अगर वो खत्म होने वाले हैं तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, नए डेब्ट लेकर, इन्फ्लेशन हो जाती है तो नए डेब्ट लेकर, नया उधार लेकर उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना पड़ता है। इफेक्ट्स ऑन बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी, कहते कि जो अगर ट्रेडर्स की, प्रोड्यूसर्स की इनकम इंक्रीज हो रही है एग्रीकल्चरिस्ट की, तो तब तो इनको फायदा होगा कि बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी लोग इंश्योरेंस कराएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब वो लोग नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंक्रीज होंगी तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में आ जाएंगी, तो फिर इनके जो प्रॉफिट्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज के वो थोड़े कम हो जाते हैं। इफेक्ट ऑन टैक्सेस, सरकार ज्यादा टैक्स लगाती है क्योंकि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। कंट्रोल्स एंड राशनिंग, कहते कि जो पुअर पीपल है वो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है कंज्यूमर गुड्स खरीदना, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, प्राइस कंट्रोल करती है या राशनिंग को ऐड करती है। राशनिंग क्या होता है कि भी जो सरकारी डिपो है उस पर राशन वगैरह देकर। नेक्स्ट है इसके मोरल इफेक्ट्स, इसके कुछ मोरल इफेक्ट्स भी होते हैं। मोरल इफेक्ट्स का मतलब क्या है कि कई बार लोग अधिक धन कमाने के चक्कर में गलत काम करते हैं, हेरा फेरी करेंगे, जमाखोरी करेंगे, कुछ ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करते हैं जिससे कि लोगों को नुकसान हो, मतलब कि उनको प्रॉफिट हो। होर्डिंग्स, जमाखोरी, ये इस तरह के जो मोरल इफेक्ट्स हैं वो इसके सही नहीं होते। हम कहते हैं ना कि आजकल महंगाई इतनी है तो लोग भी क्या करें, तो कहते हैं कि जो इसके नैतिक प्रभाव है वो सही नहीं पड़ते और बहुत अधिक महंगाई, प्राइसेस बढ़ने से लोग भी गलत काम करना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग जिनको जॉब नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो अपना घर का खर्चा चलाने के लिए क्या करते हैं कि चोरी, डकैती, इस तरह के कामों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स, जो सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव हैं वो भी इसके बहुत डेंजरस होते हैं। जनरली हम कहते हैं कि इसकी सरकार में इतने प्राइसेस, महंगाई हो गई, तो इसके कारण से जो लोग हैं वो किसी एक जो पार्टी की सरकार है उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करते, या उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है महंगाई का उन सरकारों के ऊपर भी पड़ता है। सोशल इफेक्ट भी पड़ते हैं कि जो लोग हैं वो किसी भी उससे खुश नहीं होते, कि भी उनका जो पीस ऑफ माइंड है वो बहुत अच्छा नहीं रहता। तो दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसके मॉनेटरी मेजर्स, फिजिकल मेजर्स और अदर मेजर्स हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं मौद्रिक जो मेजर्स हैं वो क्या हैं। फर्स्ट है कंट्रोल ओवर मनी। जो मॉनेटरी मेजर्स हैं वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सरकार करती है। तो सबसे पहले है कंट्रोल ओवर मनी। तो कहते हैं कि सबसे पहले सरकार को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी के ऊपर, जो सेंट्रल बैंक मनी इशू करता है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा देनी चाहिए कि बहुत अधिक मनी को इशू ना किया जाए, या जो सप्लाई ऑफ मनी है उसको कम कर दिया जाए। क्रेडिट कंट्रोल, जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करे जिसके कारण क्रेडिट को कंट्रोल कर लिया जाए। तो जो सरकार बैंक है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दो तरह के मेजर्स अडॉप्ट करता है। क्वांटिटेटिव जो मेजर्स है उसमें बैंक रेट को बढ़ा देना, मिनिमम जो कैश रिजर्व रेशो है उसको बढ़ा देना, ताकि जो बैंक है वो बहुत अधिक क्रेडिट को क्रिएट ना कर सके बहुत ज्यादा। और इस तरह से वो बैंकों को, जो उसके बैंक्स हैं उनको वो एक एडवाइस भी या फिर उनके लिए एक जितने भी डायरेक्टिव्स भी दे सकता है कि भी बहुत अधिक जो क्रेडिट है उसको क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट है डीमोनेटाइजेशन ऑफ ओल्ड करेंसी।
कहते कि जब इन्फ्लेशन बहुत अधिक हो जाती है, डेंजरस रूप धारण कर लेती है, तो जो गवर्नमेंट है वो मोनेटाइज कर सकती है ओल्ड करेंसी का और न्यू करेंसी इशू कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है राजकोषीय फिजिकल मेजर्स इन डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सरकारी खर्चा है उसको कम कर दिया जाए। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट्स, सरकार क्या कर सकती है, लोगों से डिबेंचर्स इशू कर सकती है, बॉन्ड्स इशू करके लोगों से धन इकट्ठा कर सकती है। डिले इन द पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट्स, जो हमारे ओल्ड डेट्स हैं उनके पेमेंट में डिले किया जा सकता है। इंक्रीज इन टैक्सेस को बढ़ाया जा सकता है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ मनी, जो मनी है उसको हम ओवर वैल्यूएट कर सकते हैं। अगर सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट्स हमारे एनकरेज होंगे और एक्सपोर्ट्स डिस्करेज होंगे। नेक्स्ट है मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अदर मेजर्स, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। सरकार जिन चीजों की डिमांड अधिक है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकती है। प्रॉपर कमर्शियल पॉलिसी बनाई जा सकती है ताकि जो गुड्स की सप्लाई है वो कंट्रोल में रहे, गुड्स की सप्लाई कम ना हो, और अगर सप्लाई कम नहीं होगी तो फिर डिमांड एज यूजुअल बनी रहेगी और उससे प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज में की जानी चाहिए जो जिसके कारण प्राइसेस ना बढ़े। एनकरेजमेंट टू सेविंग, जो सेविंग्स है वो करने के लिए लोगों को एनकरेज करना चाहिए। कुछ कंपल्सरी सेविंग स्कीम्स लगाई जानी चाहिए। कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स पर कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट ना करें। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा और वो उसको वो नहीं करेंगे, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने से रुकेगी। नेक्स्ट है प्रॉपर वेज पॉलिसी, सरकार कोई ऐसी नीति बनाए कि जिससे कि जो वेजेस हैं वो प्रॉपर मिले। हाइयर जो वेजेस हैं वो इन्फ्लेशन को बढ़ाती हैं, तो सरकार एक प्रॉपर वेज पॉलिसी बनाई जानी चाहिए सरकार के द्वारा। तो दीज आर द डिफरेंट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको सबको समझ आया होगा कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, what are the different causes and effects of inflation, and what are the different measures that is adopted by the government to control inflation. So thank you.